कैसे हैं बच्चे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर बेटा चैप्टर है हमारे पास डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप जो हमारे पास जो बुक नंबर 1 है उसके अंदर मेरे बच्चों डेथ ऑफ अ पार्टनर एक बहुत अच्छी वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, एग्जाम के अंदर आता है। एक छोटा क्वेश्चन भी इसमें देखा गया है जो कि तकरीबन 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास। और फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी कभी एक बार इसमें आ जाता है, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं मेरे बच्चों। फॉर बेटर व्यूइंग पर्पस आप इस वीडियो को 1.5x पे देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो देखने का तरीका यही है कि आप पहले इसमें कंसेप्ट आसानी से, आराम से, अच्छे से समझें। और जब मैं स्कैनर के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा तो पहले आप पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद जो मैं समझाऊंगा वो आप समझ लें। अगर आपका आंसर सही है तो इट्स ग्रेट, यू कैन स्किप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट इफ इन एनी केस एनीथिंग गोज रॉन्ग तो आप अच्छे से समझ भी सकते हैं कि कहाँ कमी रह गई थी। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा अगर पार्टनर की डेथ हो गई है, मान के चलें 3 पार्टनर थे ए बी और सी, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, और आज बेटा बी नहीं रहा इस दुनिया में, तो आपको ये बात समझनी है कि जो डेथ होती है वो अनप्लान्ड है। इट इज अनलाइक रिटायरमेंट। देखो रिटायरमेंट में क्या होता था ना बेटा, लोग रिटायरमेंट में हमको मेंशन होता था कि एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है 1 अप्रैल को, कहने का मतलब ईयर शुरू हुआ, शुरू भाई शुरू होते ही उसने कहा कि नहीं मैं यहाँ पर पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, कृपा करके मेरा हिसाब करो, मुझे पैसे वैसे दो और मुझे फॉर्म से बाहर कर दो। चलो एक तरीका तो ये था। मगर डेथ में क्या है, डेथ में बेटा डेथ होती है अनप्लान्ड। तो ना रिटायरमेंट और डेथ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट के क्वेश्चन में आपको जनरली डेट गिवन रहती थी 1 अप्रैल या फिर 31 मार्च। कहने का मतलब या तो ईयर एंड पे वो कह रहा है अच्छा तो अब चलते हैं मैं जा रहा हूं, या फिर साल के पहले ही दिन वो कहता है कि ठीक है भाई साहब मैं जा रहा हूं। डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में ना वो आपको कोई भी डेट दे देगा, और वो डेट होगी बेटा मिडल ऑफ द ईयर में, जब मर्जी मिडल ऑफ द ईयर हो सकती है वो डेट। वो डेट हो सकती है बेटा क्वार्टरली। कहने का मतलब अगर मान के चलिए अप्रैल मई जून, 30 जून को भाई साहब पार्टनर की डेथ हो गई है, इस तरीके की वो आपसे बातें कह सकता है। वो कह सकता है कि जी पार्टनर की डेथ जो हुई है वो 1 जनवरी को हुई है। कहने का मतलब रिटायरमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट जब होती है तो वो प्री प्लान तरीके से होती है। पार्टनर बिजनेस में उस साल कुछ भी समय नहीं रहा होता। आपके कोर्स में रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर कट हो गया है टॉपिक। तो आप जो रिटायरमेंट बेटा डील करते हो वो डील करते हो कि रिटायरमेंट जो उसने ली है वो साल के पहले दिन या आखिरी दिन ली है। मगर डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या है, हमें ड्यूरिंग द ईयर की भी कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे बढ़ जाती हैं। समझ के चलते हैं। 3 पार्टनर एबीसी, मान के चलो बेटा बी की डेथ हुई है 30 सितंबर को, और 30 सितंबर तक हम कुछ सेल भी कर चुके हैं। हमें बेटा कुछ ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हुआ होगा इस सेल पे। हमें बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बेटा बन रहा है तो वो भी देना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बन रहा है तो वो लेना भी होगा। ये कैलकुलेशंस हमारे पास बढ़ जाती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बाकी बेटा इस चैप्टर में वही सिमिलर चीजें बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास बनेगा बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड चीज हमारे पास वही है कैलकुलेशन ऑफ गेनर एंड सेक्रीफाइजर। देखो जब हम बात करते हैं चैप्टर एडमिशन की तो हम ये मानते हैं कि ए बी पार्टनर थे, सी के आने की वजह से ए और बी ने किया होगा सेक्रीफाइस। तो बेटा यहां पर हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। मगर अब हम समझते हैं कि ए और बी और सी अगर पार्टनर थे, अगर बी की डेथ हो गई है तो इसके जाने की वजह से ए और सी करेंगे गेन। तो इस चैप्टर में बच्चों निकलता है गेनिंग रेशो। ये छोटा सा फर्क आप अपने दिमाग में क्लियर करके चलेंगे। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर सच्चाई यही है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो किसी का फायदा मगर किसी का नुकसान भी है ना। तो नुकसान तो बी के बी फैमिली मेंबर्स का हो गया, मगर ए और सी का क्या हो गया, गेन। तो यहां पर हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। यहाँ पे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। यहाँ पर हमारे पास गेनर और सेक्रीफाइजर की कैलकुलेशन है। यहाँ पर बेटा उसी तरीके से हम गुडविल डील करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं, कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है तो बेटा उसको हम करते हैं राइट ऑफ। और अगर गुडविल मेरे पास एडजस्टमेंट में गिवन है तो एडजस्टमेंट वाली गुडविल की हम वही एंट्री पास करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइजर। उम्मीद है ये बेस आपको यहां तक की बातें क्लियर हैं। बेटा इससे पहले भी कुछ वीडियोस में ग्रुप इस चैनल पे डाल चुका हूं, आप उस उन वीडियोस को भी जाके चेक कर सकते हैं। हमारे पास पूरी सीरीज चल रही है जिसमें एक्सप्लेनेशन विद स्कैनर के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। चलिए
तो कुछ इस तरीके से बेटा इस चैप्टर में होता है। फिलहाल मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। जैसे जैसे क्वेश्चंस बेटा आते चलेंगे मैं आपको क्लैरिटी देता चलूंगा। फिलहाल एक बात और सुन लो, यहां पर अगर ए बी सी के केस में बी की डेथ हो गई है तो बेटा बी तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं है। तो मैं कैलकुलेशन जो भी करता हूं उसको पहले बी के अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, कैपिटल अकाउंट में, और फिर अल्टीमेटली फाइनल एंट्री उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता हूं। देखो, अगर बी बेटा आज नहीं रहा तो जो अमाउंट्स मुझे बी को देने थे या अब उसके एग्जीक्यूटर को देने हैं, उसमें सबसे पहले तो होती है भैया कैपिटल, कि आज तक जो भी पैसा उस बंदे ने फर्म में लगा रखा था वो बेटा मुझे वापस करना ही करना है। उसकी कैपिटल जितनी लगी थी वो बेटा, उसका कुछ भी अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस में उसका जो भी शेयर है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से में बेटा अगर शेयर है तो वो मैं उसको वापस करूंगा। और अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस में बेटा कुछ पैसा मुझे उस पार्टनर से लेना बनता है तो डेफिनेटली मैं लूंगा भी। मान के चलें बेटा गुडविल में जो भी उसका शेयर है वो उसको दिया जाएगा। और मैंने आपको बात बताई कि अगर मान लीजिए कुछ ड्यूरिंग द ईयर की कैलकुलेशन है तो वो यहां पर ऐड हो जाती है कि ड्यूरिंग द ईयर जब तक वो फर्म में रहा। ड्यूरिंग द ईयर कहने का मतलब है टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ तक के लिए अगर कोई भी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या प्रॉफिट की या लॉस की या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की या सैलरी की या कमीशन की, कोई भी ऐसी अगर चीज है जो मुझे पार्टनर को देनी है जब तक वो फर्म में रहा तब तक, तो उसकी भी कैलकुलेशन मेरे बच्चों यहां पर बढ़ जाती है। इस बात के बारे में हम ध्यान रखेंगे। दो बातें कि यहां पर एक नया ही कंसेप्ट है भाई साहब एग्जीक्यूटर का। एग्जीक्यूटर कौन होता है मेरे बच्चे? एग्जीक्यूटर होता है लीगल हायर। जैसे हम कहते हैं ना बाप के बाद बेटा, अगर मान लीजिए मिसेज हैं तो मिसेज भाई आ जाती हैं, तो उस तरीके से अब बी अगर चला गया तो हम यहाँ पर बीज एग्जीक्यूटर के साथ डील करेंगे। अब वो कोई भी हो सकता है। और आपके पास यहाँ पर एग्जीक्यूटर का बेटा अकाउंट भी वो पूछ लेता है कभी कभार। वो आपसे पेपर में पूछ सकता है बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। तो ये कैसे करते हैं ये भी बेटा इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये आपके पास कैलकुलेशन यहाँ बढ़ सकती है। और एक बहुत जरूरी बात, इस चैप्टर में जब इस तरीके की चीजों को डील करना होता है तो बेटा हम जनरली तो डील करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मगर इस चैप्टर के अंदर हम बेटा डील करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। इस बात का बहुत 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 ही ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि भले ही आपसे क्वेश्चन में वो जर्नल एंट्री पूछ ले या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पूछ ले, आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री नहीं करके पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही एंट्री करेंगे। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? इस बात का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ईयर एंड पे। अभी तो जब ड्यूरिंग द ईयर हम एकदम से बेटा अगर अकाउंट बना रहे हैं, उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, लॉस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता कि साल के अंत तक हमारे पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हम खुद बेटा सस्पेंस में है। तो इस तरीके की कोई भी कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के या प्रॉफिट के या ड्राइंग की या सैलरी की या कमीशन की हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेंगे। इस बात को बिल्कुल भी अपने दिमाग से मत निकालिएगा, ठीक है? ओके बेटा, नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आपको कोई भी डाउट है, मेरी रिक्वेस्ट है तुरंत आप वहां पे पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछें। वॉइस नोट में बेटा मैं आपको जवाब भी दूंगा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बेटा लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास स्कैनर का भाई हमारे सामने आ गया है। इसे हम रीड करना बच्चों शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, डी ए और पी मेरे बच्चों 3 पार्टनर हैं। पार्टनर के नाम है भाई साहब दानिश, आना और प्रांजल। हम बेटा डी ए और पी कह के ही इनको सिंबलाइज करेंगे। रीड करते हैं। 3 पार्टनर जी डी ए और पी हुआ क्या, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। देयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। दानिश डाइड ऑन 30th September 2019। बेटा देखो ये जो डेथ का क्वेश्चन है, यहां से हमें पता पड़ा कि ये जो डाइड की बात कर रहा है मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है। कब मरा बेटा? 30th September 2019। मैंने आपसे कहा ही था कि डेथ अनप्लान तरीके से होती है, तो ड्यूरिंग द ईयर उसकी डेथ मेंशन्ड है। करना क्या है, द एग्जीक्यूटर्स ऑफ दानिश। एग्जीक्यूटर बच्चों कहने का मतलब लीगल हायर। अब देखो डी तो नहीं रहा, तो डी का जो भी लीगल हायर है
आर एंटाइटल टू, उन्हें क्या मिलना चाहिए, हिज शेयर ऑफ कैपिटल, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, जो भी उसने पैसे लगा रखे थे वो मिलेंगे 5 लाख रुपए, अलॉन्ग विद शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी हम उसको देंगे। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। बेटा वैल्यूड गुडविल हमें गिवन है। अभी मैंने आपको भाई बताया था कि अगर एडजस्टमेंट के अंदर गुडविल रहती है, कहने का मतलब वैल्यूड गुडविल रहती है, तो उसको हम गेनर टू सैक्रिफाइजर के थ्रू बांटेंगे। मतलब हमें गेनर और सैक्रिफाइजर भी निकालना जरूरी है। ऑब्वियसली जो बंदा बेटा डेथ हो गई है जिसकी, वो सैक्रिफाइसिंग साइड पे ही रहेगा, वो तो गेन नहीं कर सकता, बट जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनमें से या तो दोनों या फिर एक गेन कर सकता है। पढ़ते हैं। His share of profit up to the date of his death on the basis of sales till the date of death, कहने का मतलब उसको हमने प्रॉफिट भी देना है जब तक वो रहा फर्म में, तब तक का, उसकी डेट से पहले तक का, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, जब जितनी सेल्स है उस बेसिस पर। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बेटा हमारे पास 31 मार्च 2019 कहने का मतलब ये जो हमारा करंट ईयर है वो 1920 है। हमें 1819 की सेल, देखो यहां पे देखो हमारे पास वो क्या कह रहा है, दानिश डाइड ऑन 30 सितंबर 2019। तो बेटा जब 30 सितंबर 2019 की बात हो रही है, तो हमारा जो करंट ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जाएगा बेटा हमारा करंट ईयर। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर वो प्रीवियस ईयर जो खत्म हो गया 31 मार्च 2019, तब की बच्चे सेल बता रहा है। वो तब की सेल कितनी बता रहा है, सेल वाज 2 लाख रुपीज, और प्रॉफिट भी बता रहा है उसका कि भैया एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10% ऑन सेल। ठीक है जी, 10% का हमें मुनाफा था। क्वेश्चन कहता है सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। अब चेंज ये है कि करेंट ईयर में आते आते हमारे सेल के अंदर तो भाई साहब 20% का ग्रोथ ट्रेंड आया है, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। यहां से यहां आते आते हमारा जो प्रॉफिट है वो 1% के रिडक्शन पे हम शो कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अमाउंट पेबल टू दानिश वाज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वो बेटा सिर्फ ये कह रहा है कि जो अमाउंट पेबल है वो ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर अकाउंट है, अभी तक उसकी पेमेंट के बारे में वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि हमने ट्रांसफर की है। ठीक है, करना क्या है लास्ट में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द वर्किंग्स क्लियरली। मेरे बच्चों सीबीएसई 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो हल्का तो बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए, आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। देखें मैं बेटा अब इसका सॉल्यूशन आपको समझाना शुरू करता हूं। हमारे पास 3 पार्टनर डी, ए और पी। डी की भाई से डेथ हो गई है, हमें ओल्ड रेशो गिवन है, हमें कोई भी गेनिंग रेशो या न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम यही मान के चलेंगे कि अगर डी की डेथ हो गई है, डी का शेयर था 5/10, तो उसके शेयर को ए और पी ने आपस में बांट लिया होगा इन द रेशो 3:2 ही। ये ही मेरे बच्चों मेरे पास आ जाएगा गेनिंग रेशो। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को न्यू रेशो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और मुझे गेनिंग रेशो भी मेंशन नहीं है। तो एक स्टेटमेंट है हमारे पास, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। अगर मेंशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो को ही गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। तो ओल्ड रेशो था 5:3:2, जिसमें इन भाई साहब की तो डेथ हो गई है तो इनका शेयर हमने छुपा दिया, 3:2 ही हमारे पास गेनिंग रेशो आ गया। ओके, तो सबसे पहले पार्ट बेटा हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो जी, गुडविल हमें जो उसकी ट्रीटमेंट करनी है, गुडविल हमें गिवन है 60,000। इसके अंदर बेटा डी का जो शेयर था वो था 5/10, कहने का मतलब 30,000 रुपए। तो हम डी को या डी के एग्जीक्यूटर को नाराज नहीं होने देंगे मेरे बच्चों। हम डी के एग्जीक्यूटर को समझाएंगे कि अगर आपका शेयर 30,000 बनता भी था, आप परेशान मत हो, अगर डी ने मेहनत की थी 30,000 रुपए की गुडविल के लिए, तो उसके जो 30,000 है उसको दिए जाएंगे, और जो गेनिंग पार्टनर है उनसे लिए जाएंगे। एंट्री जाएगी जी गेनर टू सैक्रिफाइजर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर गेनर है ए और पी, तो एंट्री जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल। ठीक है जी, इनको पैसा दिलाया जाएगा। डी को बेटा हम 30,000 रुपए दिलवाएंगे जो उसका शेयर बनता था, और ये 30,000 रुपए हम लेंगे इन द रेशो 3:2। बेटा अगर मैं ए और पी से 3:2 में पैसे लूंगा तो इसको 5 से डिवाइड करूंगा, दिस वुड बी 6, 6 3 द 18,000 बेटा मैं यहां लूंगा और 12,000 मैं यहां ले लूंगा। एंट्री हमारे पास चली जाएगी गेनर टू सैक्रिफाइजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ये हमने मेरे बच्चों पहली एंट्री कर ली है। दूसरी चीज वो हमारे से कहता था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में, उसको जरा समझ लेते हैं।
हमें बेटा पिछले साल की पूरे साल की सेल मेंशन्ड है 2 लाख। यही बात है, ये आप ऊपर वही क्वेश्चन में भाई पढ़ भी सकते हैं, पूरे साल की सेल मेंशन्ड है 2 लाख। अगर यहाँ पे पार्टनर रह के गया है 30 सितंबर तक, तो जरा मंथ्स काउंट करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो 6 महीने बेटा वो बंदा रह के गया। ये अगर 12 महीने की सेल है तो 6 महीने की सेल निकल कर आती है 1 लाख रुपए। मगर 1 लाख रुपए तो पिछले साल के 6 महीने की सेल है। हमारे पास बच्चों अब 20% का ग्रोथ ट्रेंड आ रहा है, तो हमारे पास सेल कितनी हुई होगी, 1 लाख के अंदर 1 लाख का ही 20% हम जोड़ देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं 20,000 ज्यादा सेल हुई हुई होगी इस साल के 6 महीनों में, है ना, इस साल के 6 महीनों में, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है हम सेल्स ट्रेंड में 20% का ग्रोथ दिखा रहे हैं। मतलब पिछले साल जितनी भी सेल हुई होगी इस साल उससे 20% ज्यादा सेल हमें देखने को मिल रही है। अगर पिछले 6 महीने की सेल 1 लाख है तो उसमें 20% जोड़ के 1,20,000 है सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। अब उसके अंदर हमें प्रॉफिट मार्जिन देखना है। देखो जी, हमारा प्रॉफिट किस अनुसार है, हमारा प्रॉफिट है मेरे बच्चों 1,20,000 का 9%। कैसे सर 9% कैसे, पहले हम 10% कमा रहे थे, अब हम 1% कम कमा रहे हैं, तो हम कितने परसेंट कमा रहे हैं जी, 9% कमा रहे हैं। तो बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं उसके शेयर से कि इसमें जितना भी प्रॉफिट बन रहा होगा इसका आधा 5/10 जो बेटा रेशो है वो डी का शेयर है। ठीक है जी, प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप समझेंगे तो यहां तक है। अगर मैं कहूंगा कैलकुलेशन ऑफ डीज शेयर तो ये पूरा पूरा है डी का शेयर, ये है डीज शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है जी, डी शेयर इन प्रॉफिट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे बच्चों, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5400 आना चाहिए। अगर मैं चेक कर लूं एक बारी तो हाँ जी 5400 ही है। कैलकुलेशन कर लेना, 12 लाख का बेटा 9%, 10,000, 1,20,000 का 9%, 10,800 आएगा। 10,800 का 1/2 इज 5400। जी हाँ यही बात है। ठीक है जी, तो चेक करते हैं 5400 का बेटा हमने उसे प्रॉफिट देना है। इसके लिए देखो जर्नल एंट्री जो आपको पेपर में करके दिखानी है बेटा क्या जाएगी, उस बात को भी जरा समझ लेते हैं। जर्नल एंट्री बेटा यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉफिट देता हूँ, लॉस देता हूँ, मैंने आपको बताया था पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। तो देखें एंट्री कुछ इस तरीके से जाएगी, पी एंड एल सस्पेंस डेबिट टू डीज कैपिटल, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। और बेटा ये 5400 का मैंने देखो प्रॉफिट देना है तो मैं यहाँ पे 5400 लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये बेटा दो एंट्रीज उसने हमारे से एज पर क्वेश्चन मांगी थी, जो दो उसने पॉइंट दिए हैं। मगर लास्ट लाइन में ये भी लिखा था, आप ये पढ़ सकते हैं कि अमाउंट पेबल टू दानिश वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बेटा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। टोटल मैंने दानिश को जो पैसे देने हैं वो देखते हैं। देखो टोटल कितने देने हैं जी, 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल है जो मैंने उसको देनी है, बहुत बढ़िया बात है। प्लस 30,000 रुपए मैंने उसको देने उसका शेयर ऑफ गुडविल, ओके। और प्लस जो हमने मुनाफा कमाया है 5400 वो भी बेटा हमने उसे देना है। तो टोटल मेरी जो दानिश के प्रति देनदारी निकल कर आ रही है वो आ रही है 5,35,400 रुपीज। ठीक है ना, 5,35,400 रुपीज। तो बेटा जब ये 5,34,400 में दानिश के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास एंट्री क्या जाएगी, मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स दानिश मैं खत्म कर रहा हूं और टुवर्ड्स उसके एग्जीक्यूटर में बढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनो, मैं डी की कैपिटल की नेचर को समझा रहा हूं। डी की कैपिटल मेरे लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। अब मैंने उसे पैसे नहीं देने तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। मगर डी के एग्जीक्यूटर को, डी के एग्जीक्यूटर के प्रति बच्चों मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए किया जाएगा क्रेडिट। मेरे पास एंट्री क्या जाएगी, यहां पर एंट्री जाएगी डी कैपिटल टू डीज एग्जीक्यूटर। ठीक है ना जी, डी कैपिटल टू डीज एग्जीक्यूटर कि जितने भी पैसे अपना 5,35,400 जो भी बन रहे थे वो टोटल आज मैंने उठाकर ट्रांसफर कर दिए हैं एग्जीक्यूटर को कि ये पैसे एग्जीक्यूटर जी मैं आपको दूंगा।
अभी दिए नहीं है, ध्यान रखना, वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर है, पेमेंट नहीं हुई है एग्जीक्यूटर की। अगर आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में वो ये कह देगा द पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर हैज बीन मेड, तो मेरे बच्चों इस एंट्री के बाद एक एंट्री और जाएगी कि डीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। मगर इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो वो एंट्री अभी मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं। उम्मीद है मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे से क्या कह रहा है, एस एच और ए वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। एस की जी डेथ हो गई है 23 जून 2018 को। बेटा 23 जून कहने का मतलब क्या हुआ, 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने जो है एस मरने से पहले फर्म में अपना कंट्रीब्यूशन दे के गया है। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। हमें गिवन था एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश। लायबिलिटी साइड पर उनकी कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, और हमें गिवन है प्रॉफिट्स और बिल्स पेबल। बेटा देखो थोड़ी सी ना अपनी अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। और एक बात और, अगर आप अभी तक बेटा पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, इसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो बंद कर दें और बेटा बाहर चले जाएं। क्योंकि अगर आप ओरली अकाउंट्स कर सकते हैं, इतने समझदार हैं, तो आई बिलीव आपको इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप बेटा वीडियो बंद कर दो और अपना घर पे रिलैक्स करो। हाँ, अगर पेन कॉपी लेके बैठे हो अब तो फिर भी काम चल जाएगा, और पहले से लेके बैठे थे तो बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड पे बेटा अगर प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 2017-18 मेंशन्ड हैं, देखो इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट्स अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हमारे पास हम चल रहे हैं, हमें बैलेंस शीट गिवन है एस एच और ए की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कहने का मतलब एक साल में जो मुनाफा हो गया, हमें 17-18 की बैलेंस शीट गिवन है। हमारा करंट ईयर चल रहा है 18-19। बेटा देखो ये बातें मैं आपसे किस बेसिस पे कह पा रहा हूं, यहां पढ़ो। क्वेश्चन कहता है जी एस की डेट की विद डेथ हो गई, कब हुई है, डाइड ऑन 30 जून 2018। इसका मतलब हमारे पास जो ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2019 तक जाएगा। ये है बेटा करंट ईयर। मैं आपसे ये बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर में जो मुनाफा हुआ था, 17-18 में जो मुनाफा हुआ था, जिसकी वैल्यू हमारे पास 80,000 रुपए है, मैं आपसे ये कह रहा हूं ये मुनाफा अभी तक पार्टनर्स के बीच में बटा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं आपसे, मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूं बेटा क्योंकि अगर ये बट चुका होता तो देखो एंट्री क्या गई होती, एंट्री गई होती पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस टू एच टू ए। अगर ये एंट्री चली गई होती तो देखो प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, वो अगर खत्म हो गया होता तो वो डेबिट हो गया होता, वो गायब होता बेटा बुक्स में से, वो यहां पर मेंशन बैलेंस शीट तक उसको एक्सटेंड करने की नौबत ना आती। मगर मेरे बच्चे अगर इसको हम बैलेंस शीट तक लिख पा रहे हैं, कहने का मतलब ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुए हैं प्रॉफिट की वजह से, इसीलिए ये अभी भी हमारे पास बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उम्मीद है आपकी अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बूस्ट मिला होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ बेटर विद मी। और अगर नहीं भी बेटा समझ आया तो आप इसको दोबारा से सुनो समझो, और अगर तब भी नहीं है तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछो। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन एडिशन टू द डिसीज पार्टनर कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि मरने वाले को हमने उसके कैपिटल का जो बैलेंस है वो तो देना ही है, उसके अलावा और क्या देना है जी। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन कहता है उसके अलावा दे रहा है शेयर इन प्रॉफिट्स इन द फर्म, शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, जिस साल में वो मरा है उसमें जो प्रॉफिट को बेसिस बनाना वो क्या है, बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट ईयर्स ऑफ टू प्रॉफिट। लास्ट पिछले 2 सालों के प्रॉफिट को बेस बनाओ और इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो एस्टिमेशन के बेसिस पे। अच्छा जी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर एस का कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। वो हमारे से एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं मांग रहा, वो हमारे से कह रहा है एस का कैपिटल अकाउंट बनाओ। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नहीं है बच्चे ये, वो कह रहा है एस का कैपिटल अकाउंट बनाओ जो हमने उसके एग्जीक्यूटर को देना है। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ कैलकुलेशंस करता हूं, आप मेरे साथ साथ पहले इन बातों को समझ लो फिर नोट डाउन भी कर लेना। देखो पहली बात क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द
डेट ऑफ डेथ, जब तक वो पार्टनर जीवित था तब तक हमें उसे कितना मुनाफा देना है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन कहता है शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट। लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट देखो बेटा, पिछले पिछले 2 साल, मैंने अभी आपको बताया था हमारा करंट ईयर कौन सा है क्वेश्चन में, 18-19। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो मेरे को चाहिए 17-18 का प्रॉफिट और 16-17 का प्रॉफिट। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मेंशन्ड है भैया मुनाफा, ये मेरे को बेटा प्रॉफिट मेंशन्ड है पिछले साल का 60,000 और ये उससे पिछले साल का 80,000। इनके बेसिस पे मैंने काम करना है। देखो कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट द डेट ऑफ दैट, इनका हमने निकालना है एवरेज, कि अगर एक साल में हमने 80,000 कमाए थे और उससे पहले हमने 60,000 कमाए थे, तो टोटल हमने कमाए थे 1,40,000। इसके एवरेज पे अगर काम करना है तो मान के चलते हैं हम एवरेजली 70,000 रुपए कमा लेते हैं। इस 70,000 में से जो पार्टनर मर गया है उसका शेयर है जी 5:4:1, तो एस का शेयर हो गया 5/10। और ये जो मुनाफा ये पूरे साल का है, 3 महीने वो बंदा जीवित रहा फर्म के अंदर, तो 3 महीने का उसका मुनाफा इतना बनेगा। देखो मैं फिर से आपको बताता हूं, ये जो प्रॉफिट है ये पूरे 12 महीने का है, ये प्रॉफिट पूरी फर्म का है, तो इसलिए इसमें मैंने एस का शेयर निकाला और इसमें मैंने मंथ्स निकाले, तो मुझे यहां से एक फिगर पता पड़ जाएगी कि मैंने फाइनली पार्टनर को कितना मुनाफा देना है। ठीक है, इसको बच्चों में कैलकुलेट भी कर लेता हूं आपके लिए कि जी 70,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5/10 करूंगा, दिस वुड बी 35,000। ओके, इसका अगर मैं निकालूंगा 3/12 तो वो आएगा बेटा 8750। ठीक है, तो मेरे को 8,750 तो उस बंदे को देने की भाई साहब ये आपका मुनाफे में शेयर बनता था। ठीक है जी, उसके एग्जीक्यूटर को मैं ये कहूंगा। और दूसरी चीज यहाँ पे मेरे को गुडविल के लिए वो कह रहा है, तो मैं ऐसे आपको वो भी निकाल के दिखा देता हूँ कि जी कैलकुलेशन ऑफ हमारा है जी एस शेयर इन गुडविल, कि उसका गुडविल में कितना शेयर बनता था, वो भी भाई साहब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे कहेंगे गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स। तो जी गुडविल किस बराबर है, गुडविल बराबर है 2 इयर्स ऑफ परचेज, और वो भी एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स हमने निकाला ही था बेटा ऊपर 70,000। ये देखो ये हमने ऊपर यहाँ पे निकाला था ना एवरेज, तो ये एवरेज हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 70, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी 1,40,000। ये है गुडविल टोटल, है ना, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड, ये तो गुडविल आई है, तो उसका शेयर, तो जी एस का शेयर कैसे आएगा, जो हमारे पास गुडविल निकल कर आई 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है जी 5/10, दिस कम्स आउट टू बी 70,000। 70,000 रुपए की बेटा उसके गुडविल है। ध्यान रखेंगे, कान ना ऐसे ऐसे करके अच्छे से खोल लो मेरे भाई, तरीके से सुन लो। यहाँ पे मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। मैंने बहुत बारी देखा भाई बच्चों को, हर जगह मंथ्स की कैलकुलेशन जोड़ देंगे ना, नहीं जहां नहीं भी जोड़नी होती वहां भी जोड़ देंगे। मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, तसल्ली से सुनो समझो। कैलकुलेशन नंबर 1 कहती है प्रॉफिट की कैलकुलेशन। प्रॉफिट कब हुआ, प्रॉफिट हुआ अप्रैल मई जून, 3 महीने वो फर्म मेरा 3 महीने का मुनाफा हुआ, हाँ या ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 महीने की कैलकुलेशन जरूरी है। गुडविल, गुडविल तो पिछले जितने भी सालों से फर्म चल रही है उसमें जितने भी उसके पास्ट एफर्ट्स थे उसकी कैलकुलेशन है, यहाँ पे मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं होती। यहाँ पे 3 महीने हमें रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकलता है। ठीक है जी, तो हमें भाई से क्लैरिटी हो गई कि पॉइंट नंबर 1 में जो अमाउंट हमने उसको देना है वो है 8750 फॉर प्रॉफिट्स, और यहाँ पे 70,000 रुपीज हमने उसको देने हैं फॉर गुडविल। मगर बेटा ये गुडविल कौन देगा, ये उसका शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा, ये देंगे बेटा गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, एच और ए। तो इसके लिए जो एंट्री जाएगी वो भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, गेनर टू सेक्रीफाइजर एच ए टू एस। एस को भाई साहब एच ए टू एस, हाँ जी यही एंट्री है। तो ये 70,000 रुपीज हम इसे दिलवाएंगे, और ये 70,000 बेटा हम सामने वाले से लेंगे इन द रेशियो 4:1।
क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो मेंशन नहीं है, वही वाली बात, अनलेस अदरवाइज मेंशन। न्यू रेशियो भी मेंशन नहीं है, गेनिंग रेशियो भी मेंशन नहीं है, तो ओल्ड को गेनिंग मान लो। इसको बेटा अगर मैं 4:1 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 70,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 14। तो यहां से मैंने लेने हैं 14,000, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं तो दिस वुड बी 56,000। एच से लेंगे 56, इससे लेंगे 14 और एस को हम 70,000 दे देंगे। ये तो थी बेटा इन दोनों पार्ट की एंट्री। अब देखते हैं उसने एस का कैपिटल अकाउंट मेरे से मांगा है, तो बेटा वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखेंगे जरा। सबसे पहले तो मुझे उसे देना है उसकी कैपिटल का बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। मुझे एस को जो अमाउंट देना है वो है भाई साहब 1,00,000 रुपए उसकी कैपिटल लगी हुई है फर्म में, प्लस मुझे देना है ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया जाता है P&L सस्पेंस से, मुझे भाई साहब प्रॉफिट देना है 8750, प्लस मुझे उसकी गुडविल भी देनी है। ये देखो ये क्रेडिट हो रहा है ना, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा बाय एच और बाय ए। एच कैपिटल और बाय ए कैपिटल मुझे कितना कितना अमाउंट देना है जी, 56,000 और 14,000, टोटल 70,000 मैंने उसको ये दे दिए। बेटा यहां ना कहानी खत्म नहीं हुई, समझना। एक इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करी थी कि मेरे बच्चों ये 80,000 अभी तक बटा नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। समझ रहे हो आप, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आ रहा है। सर समझ नहीं आया, सुनो, अगर यहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा होता तो उसको भी तो मैं राइट ऑफ करता ना। यहां पर अगर गुडविल बैलेंस शीट में आ रही होती उसको भी तो मैं राइट ऑफ करता ना। सिमिलरली ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18, अब कंफ्यूज ना हो, आप इसे ऐसे भी मान लें कि ये मुझे प्रॉफिट गिवन है, ये मुझे P&L का बैलेंस गिवन है, तो इसमें जो उसका शेयर बनता होगा वो भी तो मैं उसे दूंगा, हाँ या ना मेरे भाई। ये हिस्सा भी तो ये भैया मैं उसको दूंगा ना। मैं कहूंगा भाई ये जो 80,000 रुपए का मुनाफा था फर्म में पड़ा हुआ है, हो गया था ये मुनाफा भाई, पिछले साल 80,000, इसमें तुम्हारे 5/10 के हिसाब से 40,000 रुपए बनते हैं, वो ले लो। पिछले तो तुम पूरे साल मेरे पास थे ना, पिछले में तो 3 महीने वाली बात ही नहीं है, पिछले तो पूरे साल भाई साहब वो फर्म में रहा है। तो यहाँ पे P&L का जो उसका हिस्सा बनता है दैट इज 40,000, वो भी उसको दिया जाएगा। बेटा दिस इज हाउ यू नीड टू डू द अकाउंट। और इसकी बैलेंसिंग के वक्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस CD नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखा जाता है टू एस एग्जीक्यूटर। कहने का मतलब जो भी हमारे पास टोटल है वो हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखते हैं मेरे भाई कितना टोटल आता है मेरे पास। 1,00,000 रुपीज हमने वो देने हैं, 8750 प्रॉफिट के देने हैं, और 70,000 रुपए गुडविल के देने थे, प्लस 40,000 रुपए हमने देने हैं जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हिस्सा है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2,18,750। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू। ये बेटा आपको करके दिखाना है, मैं एक बार बुक में भी आंसर चेक कर लूं। जी हाँ, अमाउंट ट्रांसफर टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट 2,18,750। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना है। कुछ बच्चे कभी कभार ना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करते हो क्या, हम भी पेपर में कैलकुलेटर ले जाएं, या सर क्या हम घर पे बैठे हुए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। बेटा सुनो, मैं कैलकुलेटर का यूज इसलिए करता हूँ कि मेरे से कोई छोटी मोटी गलती ना हो जाए और हम स्पीडली इसको कर पाए। ठीक है, अगर वीडियो बनाते हुए मेरे से कोई गलती हो जाएगी ना तो फिर बाद में आप मेरे को ही बहुत ज्यादा बोलोगे कि सर ये है और वो है। इसलिए जस्ट इन ऑर्डर टू बी डबल ट्रिपल श्योर मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ। आप अपनी कैलकुलेशन फटाफट करें। ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें पता है कि कैलकुलेशंस आसानी से हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में इतना ही था, ये जितना भी पार्ट है आपको वर्किंग नोट में शो करना है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट आता है सर हमें पेपर में बनाना क्या है, ये कैलकुलेशन करके दिखानी है। आंसर इज यस। ये बेटा ऐसा नहीं है कि आपको ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, ये बेटा कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है, मगर ये कैलकुलेशन आप करके दिखाते हो वर्किंग नोट में। हमारे पास क्या होता है, ये क्वेश्चन में मांगा गया है एस का कैपिटल अकाउंट, देखो लिखा है प्रिपेयर एस का कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। ये अकाउंट बच्चों हमने बना के दिखाना है, मगर ये अकाउंट विदाउट ये वर्किंग नोट बन ही नहीं सकता। अगर आपके पास 8750 आप कैलकुलेट नहीं करोगे, अगर ये चीजें आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो एस का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे। तो आप थोड़ी जगह इसके लिए छोड़ दें, जो आंसर शीट है ना वो आपके पिताजी ने आपको पैसे दे के भाई साहब खरीदी है आपके लिए, है ना, तो आप उसको अपने बिल्कुल हक से यूज करें।
थोड़ी जगह छोड़े, ज्यादा जगह भी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने इतनी जगह छोड़ दी, आपका आंसर एस का यहां पर आ गया, ये जगह छूट गई, इसको हल्का सा बस ये स्ट्राइक कर दो, कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आंसर शीट आपकी है, आप पेपर में बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करें, वर्किंग नोट आंसर के बाद में ही रखने की कोशिश करें। ठीक है, चलो जी आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ, दिल्ली 2018 कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। P, K और R were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 on 31st March 2017. Their balance sheet was as follows. क्या बेटा हमें बैलेंस शीट गिवन है, ऑब्वियसली ये पिछले साल की भैया बैलेंस शीट है। हमें फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल बैलेंस है, पी के और आर के। यहां तक बेटा हमें नहीं पता, अगर हम एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, हम अब आगे की एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे तभी हमारे को क्लियर हो पाएगा कि ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का। क्वेश्चन की पहली ही लाइन कहती है कि जी के की डेथ हो गई है 12 जून 2017 को। देखो बेटा अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डील करे थे ना, वहां पर हमें मंथ वाइज कैलकुलेशन गिवन थी कि जी 30 जून में था या 30 सितंबर में था, हमारे पास था 3 महीने या 6 महीने, यहाँ पे 12 जून है। तो बेटा जब 12 जून ऐसे गिवन है तो वो डेज की कैलकुलेशन मांग रहा है आपसे। देखो ना, जो ईयर शुरू हुआ होगा वो भाई साहब कब शुरू हुआ, वही शुरू हुआ होगा अप्रैल, मई, और यहां पर आ गया जी जून। तो अप्रैल में हमारे पास आएगा 30, मई में हमारे पास आएगा 31, और जून के बेटा 12 दिन वो फर्म में रह के गया। आप समझ रहे मेरी बात? तो टोटल वो 73 डेज फर्म में था। आपको आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, टेंशन वाली बात थोड़ी है। जब मंथ्स था हम तो डिवाइडेड बाय 12 करते थे, यहां पर अगर हमारे पास ये आ रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 365 डेज के हिसाब से काम करेंगे। एक बात तो इस क्वेश्चन में ये थी समझने वाली। चलो भैया आगे चलते हैं, और क्या है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर बट एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट। भाई ये नहीं भी लिखता तो भी बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट तो हम देते ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ये मेरे बच्चों को कुछ अलग से बात आई है, और ये 12% पर एनम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 73 डेज की कैलकुलेशन 365 वाली होगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, प्रॉफिट देते हैं, कुछ भी है तो ये P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डील होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। अब इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़े। तीसरा पॉइंट हमारे से कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल भी उसको हम देंगे, और गुडविल ऑफ द फर्म ऑन करंस दैट वाज वैल्यूड एट 60। चलो भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है कि उसने हमें गुडविल कैलकुलेट करके दे दी कि गुडविल जो थी वो 60,000 की थी, अब तुम इसका जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कर लो। और फिर वो कहता है शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 5 लाख। वो कहता है उसका जो प्रॉफिट बन रहा है वो भी उसे दो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर, और पिछले साल का प्रॉफिट 5 लाख है। चलो बेटा हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, बेसिक्स ही है, वैसे ये क्वेश्चन कुछ बहुत अलग नहीं है, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है। इट्स बेटर दैट यू पॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन लुक इनटू इट कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा आपने सॉल्व किया होगा। करण को देखो हमने 2 लाख रुपए तो भाई साहब बाय बैलेंस बीडी के देने, एक बात तो ये तय हो गई, और फिर 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने जी करण को देना है। तो वो बेटा किस बेसिस पे दिया जाएगा, हमेशा ध्यान रखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ये ईयर जो हमारे पास है 17-18, इसके लिए यही कैपिटल ओपनिंग है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे जी 2 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर 12% का हमने इंटरेस्ट देना है, और वो भी हमने देना है 73 डेज के लिए आउट ऑफ 365। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लिख लेंगे बैलेंस। अभी मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय P&L सस्पेंस, और ये मैंने किस चीज के लिए लिखा है जी, ये मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है जी शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन करंस दैट वाज वैल्यूड एट 60,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शेयर इन गुडविल के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि भाई साहब हमें टोटल गुडविल फर्म की मेंशन्ड है 60,000 रुपीज, तो 60,000 के अंदर उसका शेयर, याद रखेंगे यहाँ पे डेज या मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं होती है, टोटल 60,000 रुपीज की हमें ऑल ओवर गुडविल मेंशन्ड है, उसमें करण का जो शेयर है मेरे बेटा वो निकाला जाएगा। करण का रेशियो में गिवन है 2:2:1, कहने का मतलब 2/5। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं
तो 5 से इसको मैं करूंगा तो 12 5 दिस कम्स आउट टू बी 24,000, ठीक है ना। 5 और इसको करोगे तो 12 24, अभी 24 तो टोटल गुडविल होगी। ये कौन देगा? ये देंगे गेनर इज टू सेक्रीफाइजर वाली एंट्री में। हमें इस क्वेश्चन में भी न्यू रेशियो मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 2:1 है ना, ये हमारे पास ओल्ड रेशियो था, इसमें करंट का रेशियो छुपा लिया, तो 2:1 में पी और आर से हम पैसे लेंगे। पी आर टू के को भाई साहब यहाँ पे दिलाएंगे, भाई हम 24,000 दिलाएंगे और इनसे लेंगे 2:1 यानी कि 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 8 द 24 16 और 8, ये हम इनसे पैसे लेंगे। तो वो भी बेटा हम लिख लेते हैं बाय पी कैपिटल और बाय आर कैपिटल। ये हमने गुडविल के पैसे इनसे ले लिए हैं गेनिंग रेशियो में। एक बंदे से लिए 16,000, दूसरे बंदे से लिए 8,000 और के को दिलवा दिए 24,000, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है हमारे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया, और शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये भी देखो बेटा तीसरा पार्ट कि जी कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, ये कैसे निकाला जाएगा भाई जरा समझिए। लास्ट ईयर के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि लास्ट ईयर का जो मुनाफा था वो था 5 लाख रुपए, मगर वो पूरे साल का था, है ना। तो पूरे साल का था, तो इस बारी तो हमने सिर्फ 73 डेज का निकालना है। तो अगर सिर्फ 73 डेज का निकालना है तो ऑब्वियसली इट विल बी डिवाइडेड बाय 365। एक सेकेंड, आई होप आप लोगों को विजिबल है। हाँ जी, अब विजिबल है ज्यादा। चलो जी, 365 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 73 डेज का मुनाफा आ गया टोटल। अब इसमें उसका शेयर निकाला जाएगा जी 2/5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये पार्ट भी मैंने कैलकुलेट करना है और जो भी उसका शेयर बनेगा वो मैं उसे दे दूंगा। इसके लिए फिर से लिखा जाएगा बाय पी एंड एल सस्पेंस, और इस बार मैंने पी एंड एल सस्पेंस यूज किया है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस देखें तो जनरल रिजर्व में बेटा ध्यान रखेंगे हम इस चीज को मिस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एडजस्टमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस तक भी जाता है। तो बाय जनरल रिजर्व इस पार्ट को मिस नहीं करेंगे, इसे भी जरूर लिखेंगे, वरना सारी कहीं करी कराई मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसके अंदर भी अब जो शेयर बनता है वो कैसे भाई भाई बनेगा, 1,50,000 का 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे भाई 150 को, तो दिस कम्स आउट टू बी 30, और 30 का 2 इज 60। तो 60,000 रुपीज हमने यहाँ पर उसको जनरल रिजर्व के देने। अगेन यहाँ पे भी मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये जनरल रिजर्व इन 73 डेज में नहीं बना है, ये जनरल रिजर्व पहले का बना हुआ है। तो यहाँ पे मंथ्स की, ईयर की जो डेज की कैलकुलेशन है वो नहीं की जाएगी। चलो बेटा फाइनली इसका हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं 2 लाख का 12% कैलकुलेट करता हूँ, वो आता है 24,000। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 73, है ना जी, मल्टीप्लाई बाय 73 और डिवाइडेड बाय 365, ये आता है बेटा टोटल 4800 रुपीज। ये एग्जैक्ट इसलिए आ रहा है, पॉइंट में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये 1/5 कुछ ऐसे आ रहा होगा। और सीबीएसई भी बेटा आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उस हद तक चेक नहीं करेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा तंग करता है। आप अगर इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 1/5 ही आएगा, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। अब देखें ये 5 लाख है, 5 लाख का 1/5 1 लाख हो गया। 1 लाख को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो गया 20,000। ये 40,000 आना चाहिए शेयर इन प्रॉफिट, बट फिर भी एक बार मैं इसको कैलकुलेटर पर चेक कर लेता हूँ। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 जी 40,000 है। तो शेयर इन प्रॉफिट 40,000, और ये 40,000 मैं यहाँ पर दूंगा उसको, ठीक है जी। तो दिस वाज हाउ द क्वेश्चन वाज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड। और वो कहता है कि हमने एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना है। बेटा डेथ का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टू बैलेंस शीट नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखा जाएगा टू केस एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक बारी मैं देख भी लेता हूँ कि क्या हमने सब कुछ सही करा है। 2,60,4800, 2,60,4800 का अमाउंट यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिखा नहीं है, वो भी लिख देते हैं, ठीक है जी। 4800, 16, 8 और 40, 16, 8 और 40, तो इसका टोटल बेटा आ रहा है 3,28,800, 3,28,800। सो बच्चों दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट काइंडली यू आर फ्री टू व्हाट्सएप करें, डाउट पूछें। और बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे मैं रीड कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ रीड करेंगे। क्वेश्चन कहता है एम एन और एस, मोनू, निगम एंड श्रेया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1। ठीक है जी, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:1 एम एन और एस का। फिर क्वेश्चन कहता है द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड ऑन 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर डेथ। देखो जी, गुडविल के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना भी हमने पिछले साल 4 सालों में मुनाफा दिया है टू बी कैलकुलेटेड ऑन 50%, उसका 50% निकालना है। जितना भी 4 सालों में मैंने उस बंदे को मुनाफा दिया है उसका 50% गुडविल में उसका शेयर है। ठीक है, और मोनू की जो बेटा डेथ हुई है वो हुई है 1 जुलाई को। कहने का मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने वो यहाँ पर फर्म में रह के गया है। तो मैं इस डिटेल को भी लिख लेता हूँ जी, 3 months बिफोर डेथ जो पार्टनर था वो फर्म में रहा था। क्वेश्चन कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म ऑफ इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 अमाउंटेड टू 21 लाख। पिछले साल की बेटा वो सेल बता रहा है हमारे 21 लाख रुपए की, और उसका प्रॉफिट हमें गिवन है 84,000। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 30 जून 2015, कहने का मतलब जब वो फर्म में रहा करंट ईयर में अप्रैल में जून में सेल है 2 लाख रुपीस की। करना क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू मोनूस कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। बेटा ये लास्ट लाइन ये कहती है कि दैट ऑल द वर्किंग शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। देखो कुछ बच्चों को शायद क्वेश्चन समझ आ गया, कुछ बच्चों को नहीं आया, तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखिए, देखो डेथ का क्वेश्चन है, ये बात आपको समझ आ गई है। तो जब डेथ होती है और ड्यूरिंग द ईयर भाई से डेथ हो रही है, तो हमें ये बात तो पता ही है कि हमारे पास कैलकुलेशन बढ़ जाती है। देखो एक कैलकुलेशन हमारे पास किस चीज की बढ़ती है, प्रॉफिट की, और दूसरी कैलकुलेशन हमारे पास किस चीज की आती है मेरे बच्चों, वो आती है गुडविल की। ये तो आप जानते हो। तो एक एक करके इनको डील कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर प्रॉफिट के बारे में बेटा बात करूं, तो देखो वो ये कहता है, यहां से वो प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ। जिस साल में वो मरा उस साल में उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैसे निकाला जाएगा। हमारे पास मेरे भाई करंट ईयर जो गिवन है 1 जुलाई 2015 में भाई मोनू मरा है, तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक मेरे भाई ये है हमारा करंट ईयर। ठीक है, ये निकालना कैसे है, वो निकालना ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पे निकाल लो। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 मतलब पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की मुझे सेल्स वो बता रहा है 21 लैक्स। तो बेटा सिर्फ सेल के बेसिस पर प्रॉफिट तो नहीं निकल सकता ना, प्रॉफिट तो चाहिए ही। और इस साल की करंट ईयर की जब तक वो फर्म में था तब तक की वो सेल बता रहा है 2 लाख रुपीस। तो वो कहता है क्वेश्चन इस बेसिस के ऊपर आप सॉल्व कर लो। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई साहब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था जी 84,000। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। हम ये कहेंगे कि जी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हुई, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, कि अगर पिछले साल हमें 84,000 का प्रॉफिट हुआ ऑन अ सेल ऑफ 21 लाख, तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटलिटी में मुझे पता पड़ा 4% का हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। अब इस साल अगर सेल हुई है 2 लाख रुपए, तो जी प्रॉफिट यहां पे प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर कितना आएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4%। इसमें भी उसका शेयर निकालना होगा मुझको। मोनू की डेथ है तो 4:3:1 है, तो 4/8 ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम कि जी 2 लाख का 4% होता है बच्चों 8,000, और 8,000 के अंदर उसका शेयर 4/8 निकल कर आएगा मेरे पास 4,000 रुपीज। तो ये 4,000 रुपए मैंने मोनू को देने हैं प्रॉफिट के। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये बात समझ आई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री इस बात की रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। उसने हमारे से यही मांगी है कि प्रॉफिट की और गुडविल की जर्नल एंट्री करो। तो प्रॉफिट के लिए हम पहले कर देते हैं, कोई ऐसे उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट
P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल कि जी हमने एम को मुनाफे के 4,000 रुपए देने हैं। एक एंट्री तो ये हो गई। दूसरी मेरे बच्चों वो गुडविल के लिए कह रहा था, तो आओ अब गुडविल के लिए हम बात समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई गुडविल के लिए यहां से कुछ बात कहता है, ये आप यहां से इसको भाई पढ़ सकते हैं। द शेयर, ये देखो यहां से वो क्वेश्चन कहता है द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर डेथ। तो जितना भी हमने उसे प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years गिवन टू एम का 50% हमारे पास गुडविल है, ये कह रहा है बेटा क्वेश्चन। तो अगर हमें प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर गिवन टू एम निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे जी 97,000 के अंदर आप 1,05,000 प्लस करो, 30,000 प्लस करो और 84,000 प्लस करो। ये जितना भी आपके पास टोटल आएगा, इसमें आपने एम को दिया होगा 4/8 और इसका भी जब आप 50% निकाल लोगे तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। ठीक है ना, इसका भी जब आप 50% निकाल दोगे तो वो आ जाएगी उसके पास गुडविल का शेयर। तो बेटा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं जरा। अगर मैं 97,000 प्लस 1,05,000 प्लस 30,000 और प्लस 84,000 करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 3,16,000। बेटा इस टोटल 4 साल के मुनाफे के अंदर देखो यहाँ पे ना कहीं पे भी वर्ड एवरेज नहीं है, आप समझ रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं कर रहा। क्वेश्चन अगर ये कहता द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द डिसीज पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ दैट, में कहीं पे भी एवरेज लिख देता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट क्रेडिटेड, तो मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करता। उसने यहाँ पे जो बात करी है वो क्या करी है, ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, जितने भी हैं सारे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एवरेज नहीं लिया। तो इसको बेसिकली बेटा मैं डिवाइड बाई करूंगा लगातार, कि पहले मैं इस फिगर का 3,16,000 जो मेरे पास आई है इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा, क्योंकि ये करूंगा तो 1,58,000 और फिर से अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये आया बच्चों 79,000। ये है गुडविल में उसका शेयर। अब ये गुडविल का शेयर कौन बियर करता है? गुडविल हम बेटा डायरेक्टली तो देते नहीं, गुडविल को बांटने के लिए हमेशा एंट्री क्या जाती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो ये 79,000 बेटा निगम और श्रेया एम को देंगे। ये 79,000 निगम और श्रेया एम को देंगे, तो एंट्री क्या जाएगी, एन एस टू एम। एम को 79,000 मिलेंगे। ये एंट्री मैं आपको ऊपर ही लिख के दिखाता हूं क्योंकि क्वेश्चन में जनरल एंट्री ही मांगी गई है। तो एन एस टू एम, पेपर में बेटा पूरा पूरा नाम लिखिएगा कि इसको 79,000 मिलने हैं और ये 79,000 इन दोनों से लिए जाएंगे इन द रेशियो 3:1। तो जी 79,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, एन से लिए जाएंगे 59,250 और यहीं पर लिए जाएंगे 19,750। बेटा उसने दो बात के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री मांगी थी, प्रॉफिट और गुडविल, तो ये हमने प्रॉफिट के लिए कर दी है एंट्री और ये हमने गुडविल के लिए कर दी है एंट्री, और कुछ भी क्वेश्चन में वो हमारे से मांग नहीं रहा। जी हाँ, यही बेटा दो एंट्रीज हमारे पास रिकॉर्ड होंगी। उम्मीद है आपको बेटा ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए देखो क्या करने की कोशिश की है, ये बेटा मैंने आपको वर्किंग नोट बना के दिया है नीचे की तरफ, ये आपका वर्किंग नोट है जो आप पेपर में करके आएंगे और ये आपका आंसर है, ये भी आपको जनरल एंट्री के प्रॉपर फॉर्मेट में पेपर में बनाकर आना है। ठीक है, तो दीज वर द 4 क्वेश्चंस ऑफ द स्कैनर। अब हम 5th क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए बेटा ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा स्कैनर का क्या कहता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चे। एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। सी की डेथ हो गई है 30 जून 2016 में। तो देखो ये ना मैंने आपके लिए फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है। वो कहता है भाई प्रिपेयर सी का एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड। तो एक एग्जीक्यूटिव अकाउंट का फॉर्मेट बच्चों मैंने बना के रखा है, और ये जो मैंने बनाई है ना, ये मैंने बनाई है टाइमलाइन। देखो टाइमलाइन का क्या यूजेज है, कैसे इसको डील करेंगे, पहले वो समझ लेते हैं।
हमारे पास ये है करंट ईयर 16-17, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहता है सी की डेथ हुई 30 जून 2016 में, मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 वाला साल चल रहा था हमारे पास, और यहां पे कहीं हुई है उसकी डेथ, जो कि है जी 30 जून। ठीक है जी, 30 जून को उस बंदे की डेथ हो गई। ओके, क्वेश्चन कहता है आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, इस बात का मतलब है प्रॉफिट की, गुडविल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी है, सारी कैलकुलेशन कर लेने के बाद जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 70,600 रुपए। कहने का मतलब हमने पार्टनर को 70,600 रुपए देने थे। ठीक है, मगर हुआ क्या, सीज एग्जीक्यूटर वाज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016, मतलब जिस दिन डेथ हुई उसके अगले दिन हमने 10,600 रुपए तो पे कर दिए, बट जो 60,000 रुपए रह गए बेटा वो हम अपने पास रख तो नहीं सकते। अब वो क्या है, एंड द बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017। हमने एग्जीक्यूटर को समझाया कि भाई देख, ये जो डेथ हो गई है ये तो बड़ी यार आकस्मिक मृत्यु हो गई है और हम तो इसके लिए तैयार नहीं थे और बड़ा ही दुखद ये समाचार है। अब आप भी हमारी भी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। 70,600 रुपए की देनदारी बन रही है भाई, ये 10,600 तो आप देखो रखो, मगर ये जो 60,000 रुपए हम आपको दे देंगे, मना नहीं कर रहे, मगर देंगे कैसे, बैलेंस देंगे इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 3 साल दर साल बराबर बराबर किस्तों में हम पैसे आपको वापस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017, जिसकी शुरुआत हम करेंगे। ये तो देखो जो डेथ हुई है वो हुई है 30 जून 2016 के अंदर, हम आपको यहां पर 30 जून 2017 में पहली इंस्टॉलमेंट, फिर इधर 30 जून 2018 में दूसरी इंस्टॉलमेंट, और फिर इधर 30 जून 2019 में तीसरी इंस्टॉलमेंट, 3 किस्तों में पेमेंट करेंगे। ये जो 60,000 है इसको हम बराबर बराबर 3 किस्तों में तोड़ रहे हैं। यहां पर देंगे 20,000, यहां पे देंगे 20,000 और यहां पे भी देंगे 20,000। बेटा इस बात पे तुरंत एग्जीक्यूटर जो है वो लड़ाई झगड़े के लिए आतुर हो गया। उसने कहा कि भाई साहब मैं पागल हूं, मेरे घर में डेथ हो गई है, 70,600 रुपए आपने देने हैं, आप मुझे दोगे किस्तों में, वो भी 3 साल के अंतराल में, इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो हमने यहां पर उसे समझाया कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, हम आपको ये जो पैसे देंगे वो देंगे विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे मेरे भाई, हम आपको ब्याज देंगे। आप इस पैसे को बैंक की एफडी में रखते, वहां से इंटरेस्ट कमाते, बिजनेस में लगाते तो भी इसे ग्रो कर दे, हम आपको ग्रो करके पैसा देंगे। 10% इंटरेस्ट देंगे ऑन द अनपेड अमाउंट, जितना जितना अमाउंट हम पे करते चलेंगे वो तो बढ़िया, जितना भी बैलेंस अनपेड रहेगा उस पर सालाना 10% के ब्याज के साथ आपको हम पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन कहता है द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अगर एक जो ये फर्म है 31 मार्च को अपनी किताबें बंद कर रही है, तो इस पूरी बात की जर्नल एंट्रीज के साथ अकाउंट बनाना। देखो प्रिपेयर एक्सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड, वो हमारे से ये अकाउंट पूछ रहा है। तो बेटा मैं आपको इस पे एक सोने पे सुहागा पहले जर्नल एंट्री भी बता देता हूं और इसका अकाउंट भी बनवा देता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मेरे पास समझना, और थोड़े अगर अभी तक 100% अटेंटिव थे तो अब 200% अटेंशन के साथ इस क्वेश्चन को समझना। देखिए बेटा हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री बेटा हमारे पास क्या जाएगी, एबीसी 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, सी की डेथ हुई है 30 जून को। तो बेटा जो सबसे पहला इवेंट हुआ वो हुआ 30 जून को। इधर देखें 30 जून 2016 में, मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूं कि हमारे पास अब एंट्री क्या क्या जाने वाली है। देखो हम यहां पर एक जो टोटल अमाउंट बना हमारा 70,600, वो मैं बेटा सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मेरे पास एंट्री जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर, कि ये पैसे जी मैंने सी को देने हैं 70,600 रुपए। पहली एंट्री बेटा ये जाती है। तो हैंड टू हैंड ही अगर ये सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट है तो बेटा सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जी मैंने बाय बैलेंस बी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी नहीं जाएगा बच्चों,
यहाँ पर एंट्री जाएगी बाय सीज कैपिटल कि जी बाय सीज कैपिटल मैंने कितने पैसे देने हैं, मैंने 70,600 रुपए देने हैं। क्वेश्चन में अगली लाइन कहती है जी 1 जुलाई को हमने पेमेंट कर दी, तो देखो बेटा 1 जुलाई को हमारे पास क्या भाई एंट्री जाएगी, 1 जुलाई 2017 को जब मैंने पेमेंट कर दी तो एंट्री जाएगी जी सीज एग्जीक्यूटर टू बैंक कि यहां पर 10,600 रुपए की जो है मैं सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी कम हुई, जब सी का एग्जीक्यूटर डेबिट हुआ तो इसके डेबिट साइड पर एंट्री जाएगी टू बैंक, 10,600। अब इसके अंदर यहाँ पे डेट का कॉलम, आप यही डेट्स बेटा कॉरेस्पॉन्डिंगली पुट कर लेना। डेट का कॉलम मेरे पास बनाना रह गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट द जर्नल एंट्रीज आर प्रोवाइडेड विद द डेट्स, सो यू कैन पोस्ट द डेट्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पर डेट का कॉलम भी आता है, उम्मीद है इतना बेसिक सेंस बेटा आपको होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना कर लेने के बाद बेटा यहां पर एक पेमेंट हुई थी 10,600 की, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, टाइमलाइन से आप देख सकते हैं। यहां पर 70,600 हमने पेमेंट करनी थी, वो बात भी हमने रिकॉर्ड कर ली। हमारे पास इवेंट आया बेटा 31 मार्च, मतलब साल एंड हो रहा है। तो बेटा जब साल एंड होगा तो हम इस बात पे भी अपनी लाइबिलिटी आज तक की सारी रिकॉर्ड कर लेंगे। हम यहां पर ईयर एंड पे, कहने का मतलब 31 मार्च 2017 पे ये बात रिकॉर्ड करेंगे कि जो 60,000 अभी तक हमने पे नहीं करे हैं उस पे जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है हमने 10% पर एनम की, उसे बेटा हम ड्यू कर देंगे। सर क्या कह रहे हो, बात नहीं समझ आ रही। बेटा देखो हमने 70,600 देने थे, 10,600 दे दिए, मतलब 60,000 नहीं दिए, तो 60,000 के ऊपर 10% का ब्याज हमें वो पेमेंट जून में कर करा के खत्म कर देना चाहिए था, मगर नहीं करा। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 9 मंथ्स बेटा वो पैसा हमने यूज किया है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 4,500 का हमारे ऊपर इंटरेस्ट की एक लाइबिलिटी बनती है। समझ रहे हो, 4,500 की हमारे ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनती है। बेटा उस इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को यहां पर मैं आपको रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा हूं। तो देखो ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा एक्सपेंस रहेगा, तो हम इसके लिए ऐसे एंट्री कर सकते हैं कि जी इंटरेस्ट जो मैंने सामने वाले को देना है वो मैं डेबिट कर दूंगा कि जी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट मैंने सी के एग्जीक्यूटर को देना है, सी टू सीज एग्जीक्यूटर। 4,500 की मेरी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी सी के एग्जीक्यूटर के प्रति अराइज हो गई है 31 मार्च 2017 को। तो बेटा ये चीज लाइबिलिटी बढ़ा रही है, तो जो भी चीज लाइबिलिटी बढ़ाती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, उसे बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेट हमारे पास 31 मार्च 2017 रहने वाली है, बाय इंटरेस्ट कि जी हमने 4,500 रुपीज देने हैं। बेटा अब हम इस डेट तक आ गए हैं, तो अब और कुछ भी इस ईयर में नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं करूंगा पैकिंग। पैकिंग जब करूंगा तो मुझे पता पड़ता है कि जी इस साइड का बैलेंस मेरे पास आ रहा है 75,100, ठीक है ना, 75,100, जिसमें से 10,600 तो पे हो गए, तो 64,500 का मेरा बैलेंस है जो कि अभी बकाया है। दिस इज टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पे ये क्लोजिंग है, अगले साल ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं बाय बैलेंस बीडी कि मैंने 64,500 रुपीज देने हैं, मैं इस साल तक आ गया। ठीक है बेटा, फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग जो जो ईयर हम डील कर रहे हैं उसको मैं अब मिटाता चलूंगा, उम्मीद है आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो। ये देखो यहां तक की कैलकुलेशन डील हो गई मेरे बच्चों, तो ये चीज मैंने अब अपने पास से मिटा दी है ताकि आपको भी थोड़ा क्लियर और नजर आए और एक कॉन्फिडेंस रहता है माइंड में कि हम इतना जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में वो कवर कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो बात आई है वो अब करंट ईयर, जो हमारे पास जो अब हम जिस ईयर में स्टेप ऑन हो गए हैं वो है 17-18। 17-18 के अंदर 31/6 को हमने पेमेंट करनी है। हमने ओपनिंग बैलेंस तो ट्रांसफर कर लिया, 30/6 को पेमेंट करनी है। तो बेटा जब पेमेंट की डेट आएगी तो मैं सामने वाले से कहूंगा, सी के एग्जीक्यूटिव से, भाई मेरे सुन, तेरे मैंने 60,000 रुपए देने थे, 20-20 हजार की 3 किश्ते की बात बनी थी, तो भाई तू ये अपने 20,000 रुपए तो पकड़ ले। देखो जी कब, 30/6 को, तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूं टू बैंक, मगर मैं उसे 20,000 रुपए देते देते रुक गया क्योंकि मैंने उसे वादा किया था भाई तुझे इंटरेस्ट भी दे दूंगा।
तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या एंट्री जा रही है, 30/6/2017 में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट टू सीज एग्जीक्यूटर, इंटरेस्ट टू सीज एग्जीक्यूटर। सर बात नहीं समझ आई, अभी तो आपने इंटरेस्ट दिया था, फिर से इंटरेस्ट क्यों? बेटा पहले ये जो इंटरेस्ट लगा था ना, ये मेरे पास इंटरेस्ट लगा था 9 मंथ्स का, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट लग रहा है, ये लग रहा है 3 मंथ्स का। सर कौन से 3 मंथ्स? बेटा हमने 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगाया था, अब 30/6 आ गया, तो अप्रैल मई जून 3 महीने और हमने वो पैसा यूज कर लिया, और आज हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट जो भी बनता होगा हम उसे दे देंगे। सर एक ही साथ 12 महीने का निकाल देते। बेटा ऐसा नहीं होता ना, हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? यू शुड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज इट व्हेन इट अक्रूज और अराइजेस। तो अगर हमारी 31 मार्च 2017 तक जो लाइबिलिटी बन रही थी वो रिकॉर्ड करनी जरूरी थी। अब पेमेंट के दिन की डेट आई है, पेमेंट की डेट 3 महीने बाद आई है, ईयर की ओपनिंग से 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद भी बेटा हमने पैसे यूज किए हैं, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का हम उसके अंदर इंटरेस्ट जोड़ेंगे, 9 का पिछला, 3 का आपका, टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट हम पे कर देंगे। तो इधर देखें, इंटरेस्ट टू सीज एग्जीक्यूटर 3 मंथ्स का बेटा इंटरेस्ट आएगा 1500 रुपीज। आई होप योर कैलकुलेशन इज स्मार्ट इनफ कि अगर 9 महीने का ये है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 मंथ्स का आ जाएगा। तो इधर देखते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय इंटरेस्ट कीजिए, मुझे 1500 रुपए आपको भाई साहब इंटरेस्ट के और देने हैं 3 महीने वाले, और टोटल यहाँ पे बेटा जो मैं पेमेंट करूंगा 30/6/2017 को सीज एग्जीक्यूटर टू बैंक, ये देखिए जी, सीज एग्जीक्यूटर टू बैंक, मैं बच्चों कितनी पेमेंट करूंगा? 20,000 तो देने ही थे, प्लस ये 6,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट के, तो यहां पे मैं पे कर दूंगा 26,000 रुपीज। 20,000 जो 3 इक्वल किस्तों की बात हुई थी भाई साहब उसमें से, और 6,000 रुपए जो मेरे पास इंटरेस्ट के बकाया बनते हैं उसमें से। तो यहां पे जब मैं 26,000 पे कर दूंगा, तो मैं इस डेट तक की सारी कैलकुलेशन कर चुका हूं। अब मेरे पास इस साल में कुछ नहीं है सिवाय ईयर एंडिंग के, तो अब मेरे को बचे हुए 9 महीने का, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड कितने मंथ्स है? 3 मंथ्स। यहाँ पे टाइम पीरियड कितने मंथ्स है भाई साहब? 9 मंथ्स। अब जब मैं ईयर एंड करूंगा तो इन 9 महीने में जितना पैसा मैंने यूज किया उसके ऊपर अपने लाइबिलिटी को बुक करूंगा। चलिए जी डील करना शुरू करते हैं। अब मैं अपने पास बेटा यहाँ पर 31 मार्च 2018, अब देख रहे हो डेट चेंज हो गई, 31 मार्च 2018 को मैं अपने पास इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बुक करता हूं कि जी इंटरेस्ट टू सीज एग्जीक्यूटर, कि ये मैंने सी को पैसे, सी के एग्जीक्यूटर को पैसे देने। बेटा मैं 20,000 रुपए दे चुका हूं 60 में से, तो अब जो मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा वो मैं 40,000 पे करूंगा कि जी 40,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, आप इसको बेटा जब कैलकुलेट करोगे तो इसको अगर हम करके देखें, दिस इज 4,000, 4,000 बाय ये 3,000 आएगा बेटा। ठीक है, तो 3,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट के देने हैं। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा जाएगा, बाय इंटरेस्ट 3,000। और अब हम 31 मार्च 2018 तक आ गए हैं, यहां तक कि बेटा सारी ही कैलकुलेशन हमने कर ली है, तो बस ईयर एंड हो गया। तो भाई साहब अब यहां पर हम करेंगे बैलेंसिंग कि सामने वाले के कितने पैसे बकाया हैं, कितने हमने दे दिए, ये तो हमने दे दिए, जो बकाया हैं उन पे लिखा जाता है टू बैलेंस सी डी। 40,000 तो प्रिंसिपल का बकाया है, 3,000 रुपए ये बकाया है, टोटल बेटा 43,000 रुपीज इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 69,000। ठीक है, अब यहां तक हम आ गए हैं, तो ये मैं भाई साहब रब कर देता हूं, इस ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है। ये 2 साल की कैलकुलेशन बेटा अभी क्वेश्चन में और बकाया है, तो चलो इसको भी डील करना शुरू करते हैं। हमारे पास अब क्या आया भाई, यहां का सी डी इधर क्या बन जाएगा? बी डी। तो बाय बैलेंस बी डी लिखेंगे। अब आई होप आप आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हो। इंटरेस्ट यहाँ पे 3 महीने का लगेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट अगेन 9 महीने का लगेगा, और यहाँ पे हमारे पास पेमेंट आ जाएगी, और यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सी डी। सर जल्दी जल्दी कर दिया आपने, समझ कम आया? नहीं नहीं बेटा समझाऊंगा, भाग नहीं रहा, भाग नहीं रहा, तसल्ली से समझाऊंगा। देखें फिलहाल इधर हमने 9 महीने का इंटरेस्ट अपने पास बुक कर लिया था। अब बेटा वही पेमेंट की डेट आ गई है 30 जून, तो 30 जून को बच्चे जब हम पेमेंट करेंगे 30 जून 2018 में, अब जब हम पेमेंट करेंगे तो पहले 3 महीने का हम अपने इंटरेस्ट की लाइबिलिटी मानेंगे टू सीज एग्जीक्यूटर, कि भाई वो बचे हुए 3 महीने का भी इंटरेस्ट ले लो, 1,000 रुपए बनेगा बेटा वो, 1,000 रुपीज। उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको
ऐसे लिख देता हूँ, ये लो ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, 1000 रुपये मैंने देने हैं बेटा। ये कौन से भाई 1000 रुपये हैं? ये है 1 अप्रैल 2018 से लेकर जो मेरे पास 30 जून तक बने, अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट ये है। और यहाँ पे मैं पेमेंट भी देनी है मुझे सामने वाले को, तो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा सीज एग्जीक्यूटर टू बैंक। कितनी पेमेंट करूंगा जी? 20,000 रुपये जो बनते हैं वो तो देने ही हैं, प्लस 4,000 रुपये ये, 3,000 रुपये 9 महीने का इंटरेस्ट, 1,000 रुपये आपका इंटरेस्ट, टोटल भाई साहब 24,000 रुपये मैं इंटरेस्ट के पे कर दूंगा। तो इधर 24,000 मैंने इंटरेस्ट के ड्यू कर दिए, ये सीडी को इधर बीडी बनाया 43,000, इंटरेस्ट के अभी 1,000 रुपये, ये 24 पे हो गए। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने 30 जून 2018 तक की एंट्री कर दी, तो 30 जून 2018 की एंट्री कहने का मतलब बेटा हम यहाँ तक एंट्री कर चुके हैं, अब इस बचे हुए 9 महीने की एंट्री कर दी है। तो इस 9 महीने में बेटा जो हम इंटरेस्ट देंगे सामने वाले को, वो अब हम पहले हमने दिया था 60 पे, ये जो इंटरेस्ट हमने दिया था ये दिया था 60 पे, ये वाला दिया था 40 पे, अब देंगे बेटा 20 पे क्योंकि उतने ही पेंडिंग है। तो 20,000 के ऊपर 10% के रेट से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। ठीक है, जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 1,500 रुपीज। ठीक है ना, दिस विल कम आउट टू बी 1,500 रुपीज। मैंने उसको 1,500 रुपए इंटरेस्ट के देने हैं, तो ये मैंने इंटरेस्ट के देने हैं। अब बस 31 मार्च 2019 तक आ गए हम, क्लोजिंग हो गई है। ये जो इंटरेस्ट लगा मैंने 9 महीने का लगा के 31 मार्च 2019 तक हम आ गए। तो इधर करेंगे जी क्लोजिंग, क्लोजिंग करेंगे तो देख लेते हैं मेरे पास क्या पेंडिंग है। 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट और 1,500 का इंटरेस्ट, 21,500 रुपए पेंडिंग है मेरे भाई। इसका टोटल बनता है 45,500, 45,500 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक की बात समझ आई है। अब फिर से वही काम करेंगे हम, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है, सब पुराना। कि जी जब हमने ये अपने पास इंटरेस्ट 24,000 रुपये ये पे कर दिए, तो ये इंटरेस्ट हमने 1,500 का जो ड्यू करा वो लिख लेता हूं मैं कि जी इंटरेस्ट टू सीज एग्जीक्यूटर। इसकी मेरे पास डेट आई है 31 मार्च 2019। ये जो मैंने 1,500 लिखा बेटा उसकी एंट्री आपको करके दिखा रहा हूं। और उसके बाद फिर से देखो मेरे पास अब क्या आएगा, अब यहां पर आएगा जी 30 जून 2019। 30 जून 2019 में मैं फिर से इंटरेस्ट लगाऊंगा क्योंकि ये वाला 9 महीने का था, तो अब 3 महीने का लगाऊंगा। फीस एग्जीक्यूटर 3 महीने का इंटरेस्ट रहने वाला है 500 रुपये, और फिर मैं ये 30 जून में ही पेमेंट कर दूंगा जी। ऑल इन ऑल ये मेरे पास लास्ट पेमेंट है सीज एग्जीक्यूटर टू बैंक, 20,000 रुपये प्रिंसिपल के और 2,000 रुपये ये टोटल बन रहे हैं। तो मेरे पास टोटल पेमेंट आएगी 22,000, विच इज द लास्ट पेमेंट। अब मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी बात को बेटा यहाँ पे भी मैं आपको शो कर देता हूँ, जरा तसल्ली से समझ लीजिएगा कि जी ये सीडी इधर बन गया बीडी, बाय बैलेंस बीडी 21,500 रुपये, और इस 21,500 पे हमने लगाया भाई इंटरेस्ट 3 महीने का जो कि आया था 500। फिर इधर कर दी हमने पेमेंट 20 की इंस्टॉलमेंट, 1,500 ये और 500 ये, टोटल 22,000 रुपये का इंटरेस्ट। और क्वेश्चन हो गया तमाम। हमने टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दी, इक्वल इक्वल। वो भी आप देख सकते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आई हैं। ये देखो मेरे भाई, पहली इंस्टॉलमेंट जो है हमने ये पेमेंट करी है 26,000 की, अलॉन्ग विद ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट। फिर हमने जो पेमेंट करी है वो करी है 24,000 की, अलॉन्ग विद ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट। फिर जो हमने पेमेंट करी है वो करी है 22,000 की, अलॉन्ग विद ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट। कुछ इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी डाउट बेटा यहीं पर आपको जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लो, मुझे भेजो, क्योंकि पेपर से
चंद दिन पहले भी अगर आप अपने पेट में बेटा डाउट लेके बैठे रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल आपके पेपर्स में आए हुए हैं। सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटर अकाउंट की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस इज द लिमिट ऑफ द एग्जीक्यूटर अकाउंट। इससे ऊपर का एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं पूछा गया है बेटा पेपर में, ठीक है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इट्स फेयर इनफ, इफ यू आर नॉट सो काइंडली आप मेरे को डाउट अपने व्हाट्सएप करें। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें बेटा लोग, ये है हमारे पास इस वीडियो में सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये स्कैनर में 7 ही क्वेश्चंस हैं आपके डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के। 6th क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। के बी वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 वाज एज फॉलोज। एसेट साइड पे प्लांट मशीनरी, स्टॉक्स एंड डेटर, कैश एट बैंक, लायबिलिटी पे कैपिटल, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर। तो लास्ट टाइम पहले पढ़ लेता हूँ। प्रिपेयर वीना का कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो बेटा ये एक फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही बना लिया है। क्वेश्चन कहता है कि जी वी की डेथ हुई है 30 जून 2019, कहने का मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने वो फर्म में रह के गया है। क्वेश्चन कहता है बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट देना है। तो बस ठीक है भाई, लिखना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें, और मेरे साथ क्यों लिख रहे हो, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर यहाँ आना। चलो जी, बाय बैलेंस बीडी, वी की कैपिटल में बच्चों जो बैलेंस है वो है 75,000, और कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन में गिवन, हाँ जी है, जनरल रिजर्व गिवन है तो वो भी हम बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली है, तो 30,000 के जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए का यहाँ पे शेयर बनेगा वी का। और वी जो है वो 3 मंथ्स फर्म में जी के गया है। तो कहता है बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट देना, वो हम दे चुके हैं। सैलरी टिल द डेट ऑफ डेथ एट द रेट 25,000 पर एनम। मेरे बच्चे पूरे साल की जो सैलरी थी वो 25,000 रुपए थी, और अब हमने देनी है 3 महीने की सैलरी, क्योंकि वो अप्रैल मई जून वही गया है। तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कैसे होगी, ऐसे होगी कि जी अगर 25,000 पूरे 12 महीने की है तो 3 महीने का कितना, 1/4 है ना। तो बेटा अगर हम 25,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सैलरी निकल आएगी। 3/12 का मतलब होता है 1/4। चलो जी, 25,000 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर कम्स आउट टू बी 6250। तो बेटा यहाँ पर मैंने सैलरी देनी है, तो सैलरी के लिए मैं लिखता हूँ बाय पी एंड एल सस्पेंस, और ये मैंने दी है सैलरी। सैलरी का अमाउंट आ गया 6250। ठीक है जी। नेक्स्ट वो पॉइंट में मुझसे कहता है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट की बेटा वो बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो उसमें एवरेज की बात नहीं थी, यहाँ पे एवरेज की बात है। ट्वाइस करना है हमने एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स का। तो देखिए हमें जो पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 3 साल के मुझको प्रॉफिट्स गिवन है 120, 90 और 150। तो ठीक है जी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि जी हमारे पास कैसे कैलकुलेशन आएगी, 120 प्लस 90, दिस कम्स आउट टू बी 210। 210 के अंदर मैं जोड़ दूंगा 150, दिस कम्स आउट टू बी 360 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 120 बाय वो 2 से करूंगा तो 2,40,000 मेरे पास गुडविल आएगी। मैं फिर भी मेरे बच्चे इसको एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000, जी हाँ, टोटल आ रहा है 360 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,40,000 गुडविल। और मैंने आपको बेटा पहले भी बताया ये गुडविल के लिए हम मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि गुडविल पिछले सारे टाइम में उस बंदे ने बनाई है। यहाँ पे 3 महीने का कोई भी रोल नहीं है। गुडविल में बेटा उसका शेयर निकालते हैं। गुडविल में वी की डेथ हुई है, बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 80,000 रुपए का शेयर आएगा। न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस 80,000 को दोनों ने बराबर बराबर गेन करा होगा, तो वो सेक्रीफाइस भी बराबर बराबर करे, वो अब कंपनसेट भी बराबर बराबर करेंगे। हमारे पास एंट्री जाएगी के बी टू वी कि जी वी को 80,000 रुपए दिलवाओ। कैसे, 40,000 इनसे लो और 40,000 इनसे लो। तो हम यहां पर एंट्री करेंगे बाय के कैपिटल और बाय बी कैपिटल। 40,000 रुपए इनसे लिए जाएंगे और 40,000 रुपए इनसे लिए जाएंगे। टोटल फर्म के पास 80,000 रुपए आ जाएंगे। टोटल वी के पास 80,000 रुपए आ जाएंगे। इस तरीके से ये करना था। ठीक है जी। अब उसके बाद ये पार्ट कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ
डेथ से पहले 3 साल के जो प्रॉफिट थे, मतलब 150, 90 और 120, उसका हमने लेना है एवरेज और उस हिसाब से मुनाफा देना है। तो बेटा ये जो 3 साल के मुनाफे हैं उनका जो हमारे पास टोटल आ रहा है वो हमने पहले निकाला हुआ है 360। 360/3 करूंगा तो 120 का एवरेज आ रहा है ना। कितना भैया एवरेज आएगा? 120 का एवरेज आएगा। और 120 के एवरेज के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 1,20,000 रुपीज पूरे 12 महीने का मुनाफा है तो 3 महीने का बेटा यहाँ पे मुनाफा निकलेगा 30,000। अब 30,000 में उस बंदे का शेयर भी निकालना है 1/3। देखो यहाँ पे 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि इस साल में वो 3 ही साल जिया और प्रॉफिट जो है वो इसी साल के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये आएगा बेटा 10,000। यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूं बाय P&L सस्पेंस, और ये जो मैंने P&L सस्पेंस लिखा है ये लिखा है प्रॉफिट देने के लिए। तो 10,000 रुपए यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भी दे दिया। ओके। और क्वेश्चन की लास्ट लाइन कहता है वीना विड्रू 15,000 ऑन 1 जून 2019 फॉर पेइंग हर डॉटर स्कूल फीस। बेटा वीना अगर फर्म में से ऑलरेडी कुछ पैसे निकाल कर लेके जा चुका है, देखो यहाँ पे हेज लिखा है इसलिए मैं जा चुका है बोल रहा हूं, तो हम यहाँ पर उसको ऐसे लिखेंगे कि जी टू बैंक, ये ड्राइंग्स ऑलरेडी वो लेके जा चुका है 15,000, तो ये पैसे तो ऑब्वियसली हम उसको नहीं देने वाले। जितना भी हमारा उसकी के प्रति लाइबिलिटी बन रही है इसमें से ये पैसे हम डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है। नाउ आई होप एवरी पार्ट हैज बीन डेल्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिफोर मेकिंग द फाइनल कैलकुलेशन। एक बारी मैं बुक से भी टैली कर लेता हूं बेटा इस चीज को। तो चेक करते हैं 75, 10, 10, 6250, 40, 40, जी हाँ, और 15 वहां पर। बिल्कुल ठीक बात मेरे बच्चे। अब जो बैलेंस बचा है वो बचा है 166,250। उसने हमारे से कैपिटल अकाउंट मांगा था, वही हमने बनाया है और एग्जीक्यूटर को देना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू वीज एग्जीक्यूटर। हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 166,250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, 166,250। बेटा दिस वाज हाउ दिस क्वेश्चन वाज टू बी डेल्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये तो पहले क्वेश्चनों से आसान ही है, जो भी हमने किए थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अब चलते हैं बेटा आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ स्कैनर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर अब हमने इतना कर लिया तो क्या अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही बात मेरे बच्चे। आप इस स्टेटमेंट को 50% सही बोल रहे हो। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर बुक में से, इस चैप्टर के रिगार्डिंग। जो आपको करने की जरूरत है वो ये है कि आपके पास जो भी सैंपल पेपर है बेटा, आप उस सैंपल पेपर में से इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। जो आपको डाउट आता है वो आप मुझसे पूछें। और एक बोनस बात बता देता हूं। बोनस बात ये है कि मैं ना जितने भी चैप्टर्स मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनके साथ ये स्कैनर और पूरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस दे देने के बाद आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। जी हाँ, मैं आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा बेटा। अंत तक आपके एग्जाम तक आपके साथ मेहनत करता रहूंगा ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके, बहुत बढ़िया नंबर ला सके। आप बस जुड़े रहिएगा ऐसे ही मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक, थोड़ा कमेंट कर दो भाई, अच्छा रहता है। प्रिपेयर मोहन कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटिव। तो ठीक है मेरे भाई, मोहन का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है फिर से। तो मोहन का अकाउंट बना लिया हमने, मोहन कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या करना है क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं कैसे है। क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा आपके साथ, जरा फटाफट पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है द बैलेंस शीट। किसकी भाई साहब बैलेंस शीट? बैलेंस शीट हमारे को गिवन है यहाँ पर। The balance sheet of M, V and G who were sharing profits and losses in the ratio 2:1:2 as of 31st March 2019 was as follows. Assets पे हमें given है building stock, debtor, cash, liability पे given है general reserve, payable, creditor, capital M, V और G की। मोहन की डेथ हो गई है 30 सितंबर 2019। सितंबर कहने का मतलब 6 महीने भैया वो फर्म में जी का गया है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैलिड ऑन 3 इयर्स। परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स की ही परचेज है, 3 साल का ही एवरेज निकालना है। Interest on capital was to be provided at the rate 6% per annum. The average profit of the last 3 years हमें calculated given है 30,000 और the profit for the year ended 31st March 2019 कहने का मतलब पिछले साल का हमें मुनाफा गिवन है 50,000 रुपए। ओके, ये कह रहा है मेरे बच्चों क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। वो कहता है कि भैया जो अपना कैपिटल अकाउंट है वो बना के दिखाओ। तो देखो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें ज्यादा मेहनत तो करनी है ही नहीं।
क्योंकि हमें सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई सब निकाल के ही गिवन है। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं उसकी कैपिटल। तो बाय बैलेंस बीडी मोहन की भाई से जो कैपिटल हमारे पास निकल कर आ रही है वो 2 लाख रुपीज लिखी हुई है, मैं वो लिख देता हूँ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के नाम पे जनरल रिजर्व है तो वो तो बटेगा ही बाय जनरल रिजर्व इन द रेशियो 2:1:2। मरने वाला एम है, एम पहला ही पार्टनर है तो 2/5 करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे बेटा जब हम 38,000 को 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आता है 15,200। 15,200 बेटा जनरल रिजर्व के दिए जाएंगे, ये भी डील हो गया, कैपिटल भी लिख ली। अब हम एडजस्टमेंट्स की ओर आते हैं। 6 मंथ्स वो फर्म में जो है बंदा जी के गया है। वो कहता है गुडविल, पहले वो गुडविल के बारे में बात करता है। गुडविल ऑफ द फर्म वैलिड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो सबसे पहली बात भाई साहब गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल किस बराबर है, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year जो कि हमें 30,000 गिवन है, तो ये निकल कर आता है जी 90,000। ये गुडविल है। इसके अंदर रिटायरिंग जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर 2/5 करके निकाला जाएगा। ऑब्वियसली इसमें मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं होती, कई बार मैं इस वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो दिस कम्स आउट टू बी 36,000। हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो मेंशन नहीं है, गेनिंग रेशियो भी मेंशन नहीं है। तो जब एम की डेथ हो गई है, ये पार्टनर चला गया तो बच गया 1:2। इसको मैं 1:2 में दोनों पार्टनर से ले लूंगा। कहने का मतलब एक पार्टनर से 12,000 रुपए लिए जाएंगे, दूसरे पार्टनर से 24,000 रुपए लिए जाएंगे। एंट्री जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो एम को पैसे मिलेंगे वी कैपिटल से और एम को पैसे मिलेंगे जी कैपिटल से। जी से भी पैसे लिए जाएंगे और वी से भी। वी से लिए जाएंगे जी 12,000 रुपए, जी से लिए जाएंगे 24,000 रुपए, टोटल हमारे पास 36,000 आ जाएंगे। ये थी मेरे बच्चों पहली एंट्री। दूसरी वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। तो मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी कैपिटल फर्म में लगी हुई थी 2 लाख रुपए, जो कि 6% के रेट से 12,000 रुपए का ब्याज उसे देती। मगर क्योंकि वो 6 महीने ही रह के गया है तो 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो है उसको देना बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस, और ये पी एंड एल सस्पेंस लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। 6,000 की पेमेंट जो है हमने उसको करनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कहता है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 30,000। अच्छा, इसको तो हमने यूज कर लिया, इसका तो कुछ खास है नहीं। लास्ट लाइन मेरे भाई ये कहती है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 50,000। बेटा पिछले साल का प्रॉफिट 50,000 है। आप सोचो ये डिटेल क्वेश्चन ने क्यों ही दी होगी, ये डिटेल क्वेश्चन ने क्यों ही दी होगी बेटा। ये डिटेल क्वेश्चन ने इसलिए दी है कि पिछले साल के बेसिस पे इस साल का मुनाफा जो है हम पार्टनर के बीच में बांट लें, है ना, पार्टनर को दे दे। तो देखें, अगर पिछले साल हमें 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ, ये बेटा पूरे साल का था, तो 6 महीने का इतना रहा होगा। इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रहा होगा 2/5। ऐसे बेटा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कीजिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/5 विच कम्स आउट टू बी 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपए भी मैंने उस पार्टनर को देने हैं, तो मैं वही लिखूंगा बाय पी एंड एल सस्पेंस। अब ये 10,000 रुपए हमने उसे देने हैं तो बाय पी एंड एल सस्पेंस हम यहाँ पर एंट्री लिखेंगे और दिस इज रिटर्न फॉर प्रॉफिट। 10,000 रुपीज हमने उसे प्रॉफिट के भी दे दिए। आप देख सकते हैं बेटा जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई, कैपिटल हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस कोई भी था नहीं, गुडविल की कैलकुलेशन हो गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है, इससे तो ऊपर गुडविल के ही काम आना था, और यहाँ पर हमने प्रॉफिट भी दिया। कुछ भी बचा नहीं है तो मैं एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। 2 लाख है, हाँ जी, 15,200 है, और 12,000 है, 24,000 है, 6 है, और ये ठीक है। तो यहाँ पर बेटा फाइनली ये मोहन का कैपिटल अकाउंट है, रेंडेड टू एग्जीक्यूटर है, तो क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस सी डी। बताओ सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, ये बेटा गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगा टू मोहन्स, क्या लिखा जाएगा बताओ, यहाँ पे लिखा जाएगा टू मोहन्स एग्जीक्यूटर, है ना। तो मोहन के एग्जीक्यूटर को ये पैसे दिए जाएंगे, कितने जी भी दिए जाएंगे जी, 2,67,200, 2,67,200। अच्छा बेटा, हैविंग सेड दिस, कि भैया हैविंग डन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं आपको ना कुछ बातें बताता हूँ। सर
क्या हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर खत्म हो गया? बेटा मैंने आपको वही क्वेश्चंस ऑब्वियसली कराए हैं जो पिछले साल पेपर में आए हुए हैं, पिछले कुछ सालों में। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक जरूरी बात आप लोगों को बताता हूं, जो बच्चे थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं इस बात को समझना, इन क्वेश्चंस में प्रॉफिट गिवन था कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हो रहा है, अगर ड्यूरिंग द ईयर लॉस होगा तो वो डेबिट पे जाएगा, ध्यान रखना। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं करी है, की होती तो वो भी डेबिट पे जाती, ध्यान रखना। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता तो वो क्रेडिट पे, लेना होता है तो वो डेबिट पे जाता। इसको इन क्वेश्चंस में मेरे को न्यू रेशियो गिवन नहीं था। अगर मुझे न्यू रेशियो गिवन होता तो देयर इज अ डिफरेंट मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वहां पे P&L सस्पेंस टू पार्टनर कैपिटल एंट्री नहीं जाती है, वहां पर एंट्री कुछ और जाती है। उसको भी आप अच्छे से इस बुक में देखना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो के तुरंत बाद आई फील आप लोगों को कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर को टोटली खत्म करना है तो मैं आपको बताया तो बेटा, फॉर रेफरेंस पर्पस एक बारी आप इलस्ट्रेशन नंबर 21 20 तो नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 21 जरूर ऊपर से पढ़ लेना। मोर और लेस एग्जीक्यूटर अकाउंट की प्रिपरेशन बेटा जो मैंने आपको पूरा बना के दिखाया था, एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, वैसा भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि आप उसको अच्छे से ट्राई कर सके। वो मेरे बच्चे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप देखो, ये ड्राइंग्स वाला क्वेश्चन है, इसमें डिवीजन सस्पेंस है। आप इलस्ट्रेशन नंबर 15 जरूर करें, वो CBSE 2020 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 इज एन इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। और अगर मैं और पीछे चलूं तो यहाँ पर हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 14 बेटा बहुत अच्छा भाई क्वेश्चन है, वो भी जरूर करें। भले पेपर में नहीं आया हुआ बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई प्रिज्यूम कि पेपर में अगर आया भी तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक। और इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 बेटा वो है जहां पे मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए तो कहानी कैसे होती है। ये भी क्वेश्चन आप जरूर करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बेटा मैंने आपको क्वेश्चंस कहे हैं ये आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर, वर्क हार्ड।